हेलो गाइस। हमारा जो टॉपिक है वो तो चल रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और ये काफ़ी दिन हो गए हैं इसको। असल में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो चैप्टर है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर से भी बड़ा निकला। इसमें नई नई तरह की मोटर निकले जा रही हैं। अभी हमारा जो टॉपिक था वो था रिपल्सन मोटर का। अब जब रिपल्सन मोटर में घुसे हम तो इसमें भी लगा कि चार टाइप की मोटर होती है रिपल्सन मोटर, जिसमें हमारी दो तो हो चुकी हैं कंप्लीट, प्लेन रिपल्सन मोटर और एक कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर। दो अभी और रह गई हैं। तीसरी है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर और लास्ट है रिपल्सन इंडक्शन मोटर। तो कई बार क्या होता है, किसी चीज के नाम में उसका बहुत कुछ बैकग्राउंड छिपा रहता है। एग्जाम्पल के लिए रिपल्सन मोटर ये जो थी, ये थी हमारी प्लेन रिपल्सन मोटर। इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं थी, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में आ गया कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर, यानी कि कंपनसेटेड सबसे पता लग रहा है ये पास्ट फॉर्म है, यानी कि इसके अंदर कंपनसेटिंग बाइंडिंग का इस्तेमाल हुआ था। अभी मैंने ये डायग्राम मिटाया नहीं है, तो ये जो रेड कलर की है ये हमारी कंपनसेटिंग बाइंडिंग है, जिसको आर्मेचर के सीरीज में लगाया जाता है। राइट। आज की जो मोटर है, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तीनों शब्दों पे थोड़ा ध्यान दो। नंबर एक रिपल्सन, नंबर दो स्टार्ट और नंबर तीन इंडक्शन मोटर। जी हाँ, इसके अंदर तीनों गुण हैं। यानी कि रिपल्सन मोटर है ये हमारी, जो रिपल्सन के सिद्धांत पर काम करेगी। फिर है स्टार्ट, यानी कि रिपल्सन के सिद्धांत के आधार पे ये मोटर हमारी क्या होगी, स्टार्ट होगी। और जो कंटिन्यू जो रन करेगी वो करेगी एज ए इंडक्शन मोटर, जैसे आम हमारी इंडक्शन मोटर होती हैं। मैं एक बात बता दूं, कभी आप भूल जाएं, ये सारे मोटर हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही, उन्हीं के ये टॉपिक है। तो अब रिपल्सन स्टार्ट, अब ऐसा क्यों किया भाई, रिपल्सन स्टार्ट है क्यों किया, इसको डायरेक्ट इंडक्शन मोटर हमने क्यों नहीं चूज करी। इसके पीछे का रीजन ये है कि रिपल्सन मोटर में क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है और जो स्टार्टिंग करंट होती है वो मिनिमम होती है, कम होती है। ठीक है, तो हो गई ना फायदा बेनिफिट वाली बात हो गई। बेसिकली क्या होता है, मोटर थ्री फेज हो सिंगल फेज हो, ठीक है, कैपेसिटर हो या बिना कैपेसिटर की हो, हर मोटर का स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग टॉर्क कम और जो स्टार्टिंग करंट है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी मल्टीप्लाई में होती है, आप ये लगा लो। अब इसमें कितना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कि इसमें टॉर्क भी हमें हाई मिल रहा है, बदले में जो स्टार्टिंग करंट है वो हमें कम मिल रही है। तो अभी हम यही करेंगे ना। अब हम दोनों मोटरों के मजे लेंगे। देखो, रिपल्सन स्टार्ट, हमने मोटर स्टार्ट की और इंडक्शन मोटर पे वो रन कर रही है, आगे ना बात बढ़िया। तो इसका मतलब ये है जो तीसरे नंबर की मोटर है ये तो बहुत ही बढ़िया मोटर है। अब अब आता है इसका मतलब कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, और इसका सर्किट डायग्राम पे हम स्टडी करते हैं। इसमें इसको हमने बनाया कैसे कि जो मोटर स्टार्ट तो हो रही है रिपल्सन मोटर के इस पे सिद्धांत पे, और फिर बन गई वो इंडक्शन मोटर। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, जो मोटर का एक बार डिजाइन हो गया वो हो गया, एसी है तो एसी है, डीसी है तो डीसी है, समझ नहीं बात, इंडक्शन तो इंडक्शन। लेकिन इसमें है, लेकिन वो मैकेनाइज्म क्या है, आज हम उसी का खुलासा करेंगे आपके सामने। थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है पहले हम ये कर लेते हैं डिसाइड। ये देखो, सेकंड नंबर की कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर है। ये डायग्राम अभी बना हुआ है, मैंने मिटाया नहीं है। क्यों?
क्योंकि तीसरे नंबर की जो मोटर है वो भी डायग्राम लगभग ऐसा ही है। डायग्राम होते हैं, थोड़ा बहुत उसमें हेर बदल होता है। अब जैसे अगर मैं इस मोटर के अंदर से कंपनसेटिंग बाइंडिंग हटा दूं तो हमारी बन जाएगी प्लेन मोटर, प्लेन रिपल्सन मोटर। यही फर्क है ना। तो मैं अब इसकी कंपनसेटिंग बाइंडिंग हटा रहा हूं, क्योंकि रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में भी सेम डायग्राम होता है। इसके अंदर कोई कंपनसेटिंग बाइंडिंग एक्स्ट्रा नहीं होती और एक्स्ट्रा ब्रश भी नहीं होती। तो अब हम इसे बना रहे हैं रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो मैं गाइस इसको देखो मिटा देता हूं यहाँ से। अभी अभी और भी बहुत कुछ जुड़ेगा इसके अंदर, खाली डायग्राम की बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसको खत्म कर दिया। अब ये हमारी बन गई रिपल्सन, प्लेन रिपल्सन इंडक्शन मोटर। ठीक है, उसमें भी दो ही कार्बन ब्रश होते हैं और दोनों को शॉर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि मैंने जो कार्बन ब्रश मिटाए हैं वो क्या है, वो कंपनसेटिंग बाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ने के लिए बेसिकली उन कार्बन ब्रश को लगाया गया था। और जो कार्बन ब्रश हमने लगाए हैं ये वाले, ये तो सिर्फ आर्मेचर बाइंडिंग को शॉर्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या फर्क आ गया अब देखते हैं। देखो भाई, जो आर का मतलब है रोटर में, थोड़ा इसको भी मिटा देता हूँ। अब आपको पता लगेगा कि रोटर का डायग्राम है और ये जो लाइनिंग हुई है आउटर साइड में, ये हमारा दिखा रही है कम्यूटेटर के सेगमेंट को। ठीक है, तो ये कम्यूटेटर है। अब जो बीच में खाली जगह बची है, अब मैं इसको थोड़ा सा फिलअप कर रहा हूँ। देखो ये फ्रंट व्यू है आर्मेचर का, तो नेचुरली इसमें एक साफट भी होगी। तो मैं बनाता हूँ पहले साफट। अब इसके जो बीच में है वो क्या होगा, एक जैसे हमारा स्क्वायरल केज रोटर होता है ना, सेम वही रोटर है। अंदर इसके ऊपर आर्मेचर बाइंडिंग, अंदर क्या है रोटर, वो भी स्क्वायरल केज रोटर। तो स्क्वायरल केज रोटर में कोई बाइंडिंग तो होती नहीं है, उसमें सिर्फ राड पड़े होते हैं कॉपर या एल्युमिनियम के, तो वो हम इसमें राड डाल देते हैं। ठीक है, ये देखो हमने इसके अंदर ये मैंने राड डाल दी है इसके अंदर, यानी कि ये बन गया हमारा स्क्वायरल केज रोटर। राइट। अब जब ये शुरू में जब हमारी मोटर चलेगी तो क्या होगा, आर्मेचर बाइंडिंग जो है इसका कनेक्शन सीधा किससे रहेगा, हमारी फील्ड बाइंडिंग के साथ। ठीक है, फिजिकली नहीं, जो इसका इंडक्शन सिस्टम है, इंडक्शन सिद्धांत है, उसके बेस पे। अब आर्मेचर को जब हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे, उसके अंदर पोल बनेंगे ना, और इसके और वो भी पोल क्या होंगे, वेरिएबल फ्लक्स पैदा करता है, तो वो पोल भी वेरिएबल होंगे, यानी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, और मैं आपको लास्ट वीडियो बता चुका हूं कि हम इसके आर्मेचर की जो बाइंडिंग को हम शॉर्ट करते हैं कार्बन ब्रश के थ्रू, वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे ये आर्मेचर के जो पोल हैं वो बार बार चेंज ना हो, क्योंकि बेसिकली इसको सप्लाई तो दी नहीं जाती और फिर भी ये घूमता है। अगर हम करें बात प्लेन रिपल्सन मोटर की, तो इस समय बिल्कुल प्लेन रिपल्सन मोटर है ये। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये रोटर घूम कैसे जाता है हम इस पे बात कर चुके हैं पहले ही। तो अब क्या है, इसको कोई सप्लाई नहीं दी जा रही और डिजाइन लगभग इसका डीसी मोटर जैसा ही है। अब जब हम इसको, ये देखो जब हमने फील्ड कॉइल को इसको सप्लाई की, ये लिखा हुआ मेन बाइंडिंग, तो ये हमारी फील्ड कॉइल या मेन बाइंडिंग है। इसको हमने सिंगल फेज एसी सप्लाई दी और हमारी ये मोटर घूमने लगी, वो भी हाई टॉर्क और स्टार्टिंग लो करंट में। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर तो शुरू में घूमती है,
तब तो इसकी आर्मेचर बाइंडिंग काम में आती है, ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए और स्टार्टिंग करंट हमें लो चाहिए। तो जब ये घूम जाती है, अब यहाँ फर्क पता लगेगा अदर मोटरों के मुकाबले। तो ये जो कम्यूटेटर है बाहर वाला, इस कम्यूटेटर पे एक रिंग लगा रहता है कॉपर का, जो जब मोटर 75 से 80% अपनी रेटेड आरपीएम का स्पीड कवर कर लेती है, तो क्या होता है, वो जो रिंग मैं बता रहा था आपसे कम्यूटेटर के ऊपर लगा रहता है, वो कम्यूटेटर के सारे सेगमेंट को शॉर्ट कर देता है, यानी आर्मेचर बाइंडिंग को ही शॉर्ट कर देता है, पूरा डेड कर देता है उसे, ठीक है। अब वो ऐसा होता कैसे है? ऐसा करने के लिए क्या है कि एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल आप समझ गए हैं, मैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, मैं अभी दिखाऊंगा, अभी मेरे पास है भी अभी, कि जब सेंट्रीफ्यूगल का मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगता है जब किसी चीज को घुमाया जाता है। जब किसी चीज को घुमाएंगे, चाहे हम धागे में कोई बेट बांध के ऐसे घुमाएं तो बेट बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और घुमाते घुमाते अगर छोड़ देंगे, तो जब छोड़ेंगे तो बहुत दूर जाके, कहीं दूर जाके वो गिरेगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इसमें भी एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल होता है, जो 75 से 80 आरपीएम के पास जैसे ही मोटर स्पीड पकड़ती है, तो वो क्लच हमारा एक्टिव होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, और इस आर्मेचर के जो कम्यूटेटर लगा हुआ है, इसको वो शॉर्ट कर देता है, ठीक है। एक काम और करता है वो क्या करता है, इन द मीन टाइम ये जो कार्बन ब्रश लगे हुए हैं दोनों, इन्हें भी डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी आर्मेचर से दूर कर देता है, छोड़ देता है। तो समझ में आई बात? अब इसके अंदर मोटर चल रही है, ना तो कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, ना वो शॉर्ट है, आर्मेचर कॉइल पहले डेड हो चुकी है, कार्बन ब्रश लगे हुए थे, ये भी हट गए उससे। अब क्या बचा, ध्यान से देखो, अब ऊपर तो इसके थी आर्मेचर बाइंडिंग, वो भी हमारे लिए बिल्कुल ना के बराबर बेकार है, हमारे किसी काम की नहीं है इस समय। ओनली जो मैंने डॉट लगाए थे बाद में, जो मैं कह रहा था स्क्विरल केज रोटर, बस यही काम कर रहा है। समझ में आ गया? ब्रश हटा दिए ताकि उसमें मेंटेनेंस ना बढ़े, घिसे ना, स्पार्किंग वगैरह ना हो, और दोनों को शॉर्ट कर दिया। ये काम किया हमारे सेंट्रीफ्यूगल स्विच ने। मैं एक बात बता दूं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो या सेंट्रीफ्यूगल क्लच, कोई फर्क नहीं है, बस उसकी वर्किंग के हिसाब से फर्क है, बाकी जो उसका कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है, वो सबका एक ही होता है, राइट। तो इसमें बस ये एक बहुत ज्यादा जबरदस्त बात थी जो आपको बतानी थी, कि इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है जो आर्मेचर को शॉर्ट कर देता है और कार्बन ब्रश को ऊपर को उठा देता है, यानी कि अलग कर देता है। मैं दिखाऊं आपके लिए, ये बेसिकली ये स्विच है, और ये अकेला नहीं है, इसके साथ ये खाली मैकेनिकल पोर्शन है। जैसे ही देखो, जब ये घूमेगा, अब मुझे परेशानी ये हो रही है कि मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, तो ये हल्का सा यहाँ वेट लगा रहता है, एक इधर और एक इधर। जब घूमता है ना, तो क्या होता है, ये दोनों बाहर की तरफ को ऐसे करके खुल जाते हैं। जब ये खुलेंगे तो ये देखो, ये अंदर को दब जाता है, तो दिखाई दे पा रहा है। मैं नजदीक से बनाऊंगा वीडियो, एक इसकी बना चुका हूँ वैसे पहले, ये देखो, ये क्या होता है, दब जाता है, और इसके दबने से जो आर्मेचर पे मैकेनाइज लगा रहता है, वो रिंग को शॉर्ट दबा देता है ऐसे करके, और कार्बन ब्रश को हटा देता है। ये जो प्लेट है बेसिकली मोटर के साथ जुड़ी रहती है, और हर समय ये जो स्विच है इसका, मेरा टॉपिक तो नहीं है स्विच का, ये जो स्विच है ये इस तरीके से प्लेट से दबा रहता है।
अब आपको दिखाई दे रहा है, दबाएगा तो ये देखो स्विच क्या बन जाता है, ये हमारा एनसी बन जाता है, नॉर्मल कनेक्ट हो जाता है। वैसे अभी ऑफ है, जैसे ही ये घूमेगा तो क्या होता है, इस पे से प्रेशर, जो क्लच का प्रेशर है वो हट जाता है और ये स्विच हमारा क्या हो जाता है, एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता है कि मोटर हमारी वहां सप्लाई उसको नहीं जाती। ठीक है, ऐसे दबा रहेगा तो ये एनसी रहेगा और जब छोड़ते हैं हम इसको तो एनो। इस समय एनो पोजीशन में है, आप नहीं देख पा रहे होंगे, नजदीक से एक मैं वीडियो बनाता हूँ आपको। तो आपको बता दूं, ये जो प्लेट है, ये जो मेरा क्लच है, ये ऐसे करके लगा रहता है और ये जो राउंड वाला बैकेलाइट का ये जो डिश है, ये इस स्विच को हर समय दबा के रखती है और जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या होता है, मोटर में फिक्स रहता है। और ये जो स्विच है ये घूमता है साफट के साथ, जो मैंने बीच में साफट बनाई है इसके साथ फिक्स होता है ये। वो साफट घूमेगी, मोटर घूमेगी तो ये भी स्पीड से घूमता है, और स्पीड से घूमता है तो इसमें कुछ बहुत ही माइनर से हल्के से बेट लगे होते हैं, ना भी लगे तब भी ये काम करता है। ये यहाँ पे घूमेगा तो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, तो किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि जब ये बाहर भागेंगे तो प्लेट अंदर को दबेगी। ये देखो कितने भाग गए अंदर, है ना, ऐसे करके। तो ये क्या होता है, जब ये बाहर को भागेंगे प्लेट अंदर दबेगी। अंदर दबेगी मतलब जो मैंने अभी दिखाया था इलेक्ट्रिकल स्विच आपको, उसको फ्री कर देगी, मतलब छोड़ देगी, उसको छोड़ेगी तो वो एनओ बन जाता है। जब तक दबाए रखती है तो वो एनसी रहता है। तो वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, और इसमें अटैचमेंट लगा के हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ साथ ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच का भी काम करता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारी आज की टॉपिक था, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। रिपल्सन के सिद्धांत पे मोटर स्टार्ट होती है और जो रनिंग करती है वो इंडक्शन एज ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह से रन करती है। तो गाइस, मुझे, मैं तो सिर्फ आशा ही कर सकता हूँ, आपसे आमना सामना तो होता नहीं है ना, तो भाई मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने कोशिश तो पूरी की है गाइस कि आपको समझ में आए, और फिर भी कोई कमी रह गई होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें पूरी करूँ। ठीक है, तो गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये हमारा लास्ट है, रिपल्सन इंडक्शन मोटर। ये भी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों ही आसान है, बीच वाली दोनों मोटर ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। तो गाइस तब तक के वीडियो के लिए नमस्कार।